हेलो। मैं आयुष आप सभी का स्वागत करता हूँ भारत द इंडिया पर। अभी तक हमने, जैसे कि आप जानते हैं, हम गवर्नेंस द फाउंडेशन सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था सिविल सर्विसेज लेक्चर 1। आज हम बात करेंगे सिविल सर्विस के लेक्चर 2 की। सिविल सर्विसेज क्या? रोल ऑफ सिविल सर्विसेज क्या? एक सेकंड। रोल ऑफ सिविल सर्विसेज। रोल ऑफ सिविल सर्विस। आई होप आपको पिछला लेक्चर समझ में आया होगा। अगर नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उसको आगे समझाऊं और अच्छे से। देखो, लास्ट क्लास में हमने देखा था ओरिजिन एंड इवोल्यूशन। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कहां से कहां तक एंशियंट टू मॉडर्न हम आ गए थे, यानी कि कौटिल्यास के एरा से हम ब्रिटिश राज पर आ गए थे। इसमें हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 देखा, एशियन कमेटी देखी, ली कमीशन देखा, कॉर्नवेलिस का रोल देखा, आईसीएस एक्ट 1861 देखा। कौटिल्य में हमने अर्थशास्त्र की बात की थी। किसकी? अर्थशास्त्र की। किसकी बात की थी हमने? अर्थशास्त्र की। ठीक है, तो ये हम देख चुके हैं। कौटिल्य किसके टाइम पे थे? मौर्यंस के टाइम पे। किसके? मौर्यंस के टाइम पे, मगध एम्पायर जब था, 3rd सेंचुरी बीसी। हमने यहाँ तक बात कर ली थी। आज हम कहाँ पे, आज हम किसकी बात करने जा रहे हैं? आज हम बात करेंगे कि हमने आईसीएस को कंटिन्यू क्यों किया है आफ्टर इंडिपेंडेंस, और रोल हम देखेंगे कि क्या रहा है। क्योंकि हमने तो बोला था, जो लियोर्ड जॉर्ज साहब थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। देखो, यहाँ से हमें आज बात स्टार्ट करनी है। देखो कौन थे। एक सेकेंड, कलर चेंज कर लेते हैं इसका। यहाँ कौन थे? देखो, लियोर्ड जॉर्ज। कौन थे भाई? लियोर्ड जॉर्ज। इन्होंने तो बोला था कि आईसीएस जो है स्टील फ्रेम है। आईसीएस क्या है? इंपीरियल सिविल सर्विसेज। स्टील फ्रेम है किसका? ब्रिटिश राज का। ब्रिटिश राज का। ये थे कौन? ये भैया ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे। ब्रिटेन पीएम WW1। ठीक है, इन्होंने तो तब ये बात बोली थी। तो हमने क्यों कंटिन्यू किया? क्योंकि हम तो आजाद हो गए। हम ब्रिटिश के रेलिक थोड़े हैं, हम उनके अब गुलाम थोड़े हैं। हम तो आजाद हो गए 1947 में। तो हमने क्यों ये कंटिन्यू किया, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो, इसमें जानना होगा हमें 3 फेज, मतलब 3 महत्वपूर्ण लोगों की राय हम इसमें जानेंगे। वो कौन कौन है? सबसे पहले हमारे नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड अंबेडकर सर। कौन? अंबेडकर सर। देखो, जो नेहरू जी थे वो आईसीएस के खिलाफ थे। आईसीएस के खिलाफ थे, बट ये फेवर कर रहे थे। ये क्या कर रहे थे? फेवर कर रहे थे। अब तीनों को जानते हैं क्यों। क्यों वो खिलाफ थे, ये क्यों अगेंस्ट थे, और वो क्यों फेवर कर रहे थे। देखो, नेहरू जी की बात कर लेते हैं। किसकी? नेहरू जी। सॉरी। नेहरू जी का ऐसा मानना था कि जो आईसीएस है, यानी कि जो इंपीरियल सिविल सर्विस है, या जो एआईएस है, वो दोनों, कौन? आईसीएस या एआईएस। आईसीएस हो या एआईएस हो, वो क्या है? वो यस मिनिस्टर सिंड्रोम से प्रभावित है। यस मिनिस्टर सिंड्रोम क्या? कि अपने पॉलिटिकल बॉसेस की हर बात को वो मानते हैं। जो भी उनके पॉलिटिकल बॉस है उसको ब्लाइंडली वो फॉलो करते हैं। तो पहली चीज तो क्या है? यस मिनिस्टर सिंड्रोम। वो उनको नहीं चाहिए, क्योंकि हम नया नेशन बना रहे हैं, इंडिपेंडेंट नेशन हम बना रहे हैं, हम अपने आप को रिपब्लिक बोल रहे हैं। तो हमें कौन चाहिए? हमें चाहिए पब्लिक ओरिएंटेड पीपल, ना कि पॉलिटिकल प्रोसेस की जो ब्लाइंडली फॉलो करें। वो फॉलो करो बट नॉट ब्लाइंडली। ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, यानी कि पहली बात क्या हो गई उनमें? क्या था? यस मिनिस्टर सिंड्रोम। क्या था भाई? यस मिनिस्टर सिंड्रोम। दूसरी बात, वो सभी आते थे एलिट क्लास से मोस्टली। तो एलिट क्लास होती थी। तो जब वो एलिट क्लास होती थी, तो वो तो अपने उसमें है, एलिट बिहेवियर में। तो वो रखते थे माई बाप का एटीट्यूड। माई बाप एटीट्यूड। माई बाप एटीट्यूड टुवर्ड्स प्रोलेटेरिएट, यानी कि जो प्रोलेटेरिएट, यानी कि जो लोअर तबके के लोग हैं, यानी कि जो लोअर क्लासेस हैं, उनके खिलाफ क्या रखते थे? वो माई बाप का एटीट्यूड। भैया हम ही हैं तुम्हारे भगवान, हम ही हैं तुम्हारे माता जी, हम ही हैं तुम्हारे पिताजी। ये उनका काम था। उसके बाद वो कह रहे थे हमें चाहिए क्या? हमें करनी है नेशन बिल्डिंग। हमें क्या करनी है? हमें करनी है भाई नेशन बिल्डिंग। हम तो नेशन को बिल्ड करेंगे। तो नेशन को बिल्ड करने के लिए, यानी कि इसका मीनिंग क्या है? हमें चाहिए सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सोशियो एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमें तो ये करना है। और जो हमारा आईसीएस है,
यानी कि जो इंपीरियल जो ब्रिटिश का चल रहा था, ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए तो ठीक है। क्या लॉ एंड ऑर्डर के लिए तो ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, बट ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। तो जब ये नहीं कर सकता तो हमें इसकी जरूरत क्या है? तो हमें तो वैसी सिविल सर्विस चाहिए, वो मशीनरी चाहिए जो नेशन बिल्डिंग के लिए काम करे। तो नेहरू जी का कहना था कि ओवरऑल कर देंगे हम। क्या कर देंगे भाई? ओवरऑल। ये उन्होंने कहा कि भाई सिविल सर्विस को खत्म करो। किसको कहा? पटेल जी को कहा, अंबेडकर जी को कहा। ठीक है भाई, कहा। अब इसमें एक पेंच हुआ, जब उन्होंने कहा कि कंप्लीट ओवरऑल, सब कुछ अलग। अच्छा, एक चीज और थी इसमें, एक चीज और थी इसमें। जो टॉप ऑफिशियल्स होते थे आईसीएस के, कौन? टॉप ऑफिशियल्स, टॉप ऑफिशियल्स वो क्या थे? वो सभी नॉन इंडियंस थे, नॉन इंडियंस। तो यानी कि इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, वो अटैचमेंट ही नहीं है जो चाहिए। चलो भाई, कोई बात नहीं। जब उन्होंने ये बात कही तो पटेल जी ने उन्हें समझाया। पटेल जी आए कि भैया देखो, नेशन बिल्डिंग से पहले आता है नेशनलिज्म। क्या आता है? नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म ऊपर है, नेशन तो बिल्ड कर लेंगे, बट नेशनलिज्म प्रायोरिटी है हमारी। क्यों है प्रायोरिटी? देखो 1947 में क्या हो रहा है। एक साइड अंग्रेज जा रहे हैं भारत को आजाद, दूसरी साइड पार्टीशन हो रहा है भारत का, डिवीजन हो गया पाकिस्तान हिंदुस्तान। तीसरी साइड बहुत सारे जो ऑफिशियल से हमने लास्ट लेक्चर में देखा था या जाना था कि बहुत सारे ऑफिशियल्स क्या थे? ब्रिटिश थे, तो वो छोड़ के जा रहे थे। कुछ इंडियंस भी जा रहे थे देश को छोड़ करके। तो क्या हो रहा था? पोस्ट खाली हो रही थी, क्योस हो रहा था, ट्रांजिशन का ये समय था, दंगे हो रहे थे। आपने सुना है, आपने अगर हिस्ट्री थोड़ी बहुत जानी है, जानते हो, तो उस टाइम पे दंगे हो रहे थे हर जगह। तो कंट्रोल करने के लिए लोग सेपरेट होना चाहते थे, जैसे हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर। तो इन सभी को कंट्रोल करने के लिए हमें जरूरत है भैया आईसीएस की, जरूरत है। हम अभी कंप्लीट ओवरऑल नहीं कर सकते, हम अभी कंप्लीट ओवरऑल नहीं कर सकते, कंप्लीट ओवरऑल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगर हमने कर दिया, अगर हमने कर दिया तो हमारे पास हो जाएगा वैक्यूम क्रिएट। क्या हो जाएगा भाई? वैक्यूम आ जाएगा हमारे पास। वैक्यूम क्रिएट किसमें? गवर्नेंस में। और जब ऐसा होगा तो सेपरेटिस्ट कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि नए लोग हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, इंडियंस जो हमारे उसमें है वो एक्सपीरियंस नहीं है। ये क्या थे? ये एक्सपीरियंस थे। तो अभी हमें इनकी जरूरत है, तो अभी हम इनको नहीं हटाएंगे। हम क्या करेंगे लेकिन? हम भैया ग्रेजुअल ट्रांजिशन कर देंगे, ग्रेजुअल ट्रांजिशन हम इसको करेंगे समय के साथ साथ टू आईएएस, सॉरी टू आईएएस, यानी कि इंडियनाइजेशन हम उसका करेंगे, बट समय के साथ साथ, एकदम नहीं। एकदम करेंगे तो वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, हम क्या कर देंगे? उसका इंडियनाइजेशन करेंगे, लेकिन ग्रेजुअल। वो किस पे बेस होगा? वो मेरिट पे बेस होगा। मेरिट बेस, मेरिट बेस, सिटीजन ओरिएंटेड होगा, यानी कि जो कॉमन पब्लिक है उसके लिए ओरिएंटेड होगा, काम करेगा। सिटीजन ओरिएंटेड होगा, मेरिट बेस होगा। तो भैया हम तुम्हारी बात मान रहे हैं, लेकिन हम कंप्लीट ओवरऑल नहीं करेंगे। कंप्लीट ओवरऑल करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। ये किसने बात बोली? ये बात बोली पटेल जी ने। अब इसमें अंबेडकर साहब भी फेवर कर रहे थे। अंबेडकर साहब भी क्या दे रहे थे? उनको साथ दे रहे थे। किसका? पटेल जी। तो देखो अंबेडकर साहब ने बोला कि भैया देखो, ऐसा है, हम तो नहीं हटा रहे हैं आईसीएस को, आईसीएस हम तो नहीं हटाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। हम क्या करेंगे? अभी इसको कंटिन्यू करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि भैया एक तो एक आईसीएस हमें कंटिन्यू करना है, बट हम इसमें ग्रेजुअली इंडियनाइजेशन कर देते हैं, ग्रेजुअली इंडियनाइजेशन करेंगे, ग्रेजुअली इंडियनाइजेशन करेंगे। वो भी किस पे? मेरिट क्वालिफिकेशन, मेरिट लगेगी क्वालिफिकेशन बेस, क्वालिफिकेशन बेस, ना कि मेरिट लगेगी क्वालिफिकेशन बेस एंड एबिलिटी बेस, एबिलिटीज बेस, नोट ऑन। हम सोशल बैकग्राउंड देख के नहीं लगाएंगे, सोशल बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। हम ऐसा आने वाले टाइम में धीरे धीरे हम ऐसा आईसीएस तो नहीं बोलेंगे, अब इसको आईएएस या एआईएस बनाएंगे, ऑल इंडिया सर्विसेज बनाएंगे, जो फ्री फ्रॉम, फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, यानी कि क्या होगी वो? नॉन पार्टीशन होगी, नॉन पार्टीशन वो होगी, वेल ट्रेंड होगी, वेल
ट्रेंड वो होगी, इथिकल और मोरल होगी, इथिकल एंड मोरल होगी। पब्लिक वेलफेयर के साथ साथ, पब्लिक वेलफेयर के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर को क्या करेगी, अपहोल्ड करेगी। ठीक है, उन्होंने समझाया तो बाद में नेहरू जी समझे, हाँ ठीक है, ठीक कह रहे हो तुम, हम कंटिन्यू करते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, कंटिन्यू तो हम करेंगे, बट हम भैया नाम आईसीएस नहीं रखेंगे, हम इसको आईएएस कर देंगे। क्या कर देंगे, आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ये हमने 1947 में ही कर दिया। क्या 1947 में ही हम इसको कर चुके थे। चलो आगे चलते हैं, अब इसको देखो, देख जो अभी हमने समझा उसको हम दोबारा देखते हैं एज अ समरी। जवाहरलाल नेहरू साहब अगेंस्ट थे, क्यों थे, यस मिनिस्टर सिंड्रोम, बोर्गेसी क्लास को बिलोंग करते थे, लाइट क्लास, टॉप ऑफिशियल्स पे नॉन इंडियंस थे। उन्होंने तो ये भी बोला था कि आईसीएस ना तो इंडियन है, ना सिविल है, ना ही सर्विस है, क्योंकि ये तो मिलिट्री से आते थे ज्यादातर अपॉइंट जो होते थे, या फेवरेटिज्म के आते थे, मेरिटोक्रेसी तो थी नहीं, तो फेवरेटिज्म चल रहा था, एग्जाम देते थे बट फेवरेटिज्म होता था। आईसीएस लॉ एंड ऑर्डर के लिए अच्छा है, लेकिन सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए नहीं है, पब्लिक ओरिएंटेड भी नहीं है, करप्ट थे, बिल्कुल थे। तो वो तो चाहते थे कि कंप्लीट ओवरऑल कर दिया जाए। ठीक है, ये विजन किसका था, जवाहरलाल नेहरू। गलत नहीं है उनका विजन, उनका विजन गलत नहीं है, वो भी नेशन बिल्डिंग के लिए ही बात कर रहे हैं कि हमें फॉरेन नहीं चाहिए, हम अपने इंडियंस के साथ आगे बढ़े। ठीक है, लेकिन पटेल जी ने बात को समझाया कि देखो भाई, 1970 1947 में हम पार्टीशन से जूझ रहे हैं, हम ट्रांजिशन हो रहे हैं एक तरह की गवर्नमेंट से दूसरे तरह की गवर्नमेंट, हमारे यहाँ क्योस है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, हमें लोगों को जोड़ना है। जो हमारी प्रोविंसेस है वो चाहती हैं अलग अलग होना, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहती है, हमें उनको जोड़ना है, तो हम कंप्लीट ओवरऑल नहीं कर सकते, अगर हमने कर दिया तो डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी, डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी तो हम एकजुट नहीं रह पाएंगे, हम इंडिपेंडेंट नहीं बन पाएंगे, हम तो डिवाइडेड रह जाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, आईसीएस रखो, क्योंकि वो एक तो ऐसे कॉम्प्लेक्सिटीज को क्या है, एक्सपीरियंस है, उनको एक्सपीरियंस है। नेशनलिज्म ऊपर आता है नेशन बिल्डिंग से, नेशन को यूनिफाई करना है, अपहोल्ड करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को, तो एआईएस हमें चाहिए। एआईएस क्या है, ऑल इंडिया सर्विसेज। और हमारी प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए, हमारी प्रायोरिटीज एज ए न्यू इंडिपेंडेंट नेशन, एज ए नेशन इन मेकिंग, हमारी क्या होनी चाहिए, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी, कर्व करना सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज को, टेंडेंसीज को। देखो, अच्छा, इस लेक्चर के नोट्स और प्रीवियस लेक्चर के नोट्स दोनों वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नो ओवर, क्या करेंगे हम, नो ओवरऑल, हम तो भैया ग्रेजुअल ट्रांजिशन करेंगे, ग्रेजुअल ट्रांजिशन टू मोर इंडियनाइज आईसीएस, जिसको आईएएस बोला जाएगा। वो वेलफेयर करेगी और बेस होगी मेरिट और एथिक्स पे, इसलिए इनको फादर ऑफ आईएएस बोला गया, फादर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बोला गया, ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। अच्छा, अंबेडकर साहब क्या कह रहे थे भाई, अंबेडकर साहब ने भी फेवर किया, तो क्यों किया, कुछ सोचा होगा। जब अंबेडकर साहब ने फेवर किया, भीमराव अंबेडकर जी, तो उन्होंने तो सोचा होगा, भाई फेवर किया, उनका तो कॉम्प्लेक्स था, वो सिंपल बात नहीं करते थे, हम कह रहे थे, वे कह रहे थे कि हमें कॉम्पिटेंट सिविल सर्विस हम बनाएंगे, जो मेरिट एबिलिटी पे बेस होगी, सोशल बैकग्राउंड पे बेस नहीं होगी, ना पॉलिटिकल एफिलिएशन उसके हों, वो प्रैक्टिकल होगी, नॉन पार्टीसन होगी, यानी कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएट वो नहीं करेगी। हम उसमें मार्जिनलाइज वन को भी डालेंगे, ताकि उनका सेफगार्ड हो और एम्पावरमेंट हो, तो एक खाली एलिट क्लास नहीं रही, कॉमन पब्लिक भी रहेगी, सभी तरीके के लोग उसमें आएंगे, मेरिट से आएंगे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या बोला, हम उनको ट्रेनिंग देंगे, वेल ट्रेंड आईएएस हम बनाएंगे, ताकि वो जो हमारा इंडियन नेशन, तो आपको पता है डाइवर्स है, लैंग्वेज में, कल्चर में, एथनिसिटी में, हर चीज में, तो उसकी डाइवर्सिटी को बचाना है, तो हम उनको ट्रेनिंग देंगे। हम उनको एथिकल करेक्ट रखने की भी ट्रेनिंग देंगे, ताकि वो रूल ऑफ लॉ को अपहेल्ड कर सकें। और हम उनको बताएंगे कि आपको पब्लिक इंटरेस्ट सर्व करना है, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का, या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी या बॉस का नहीं। आप पब्लिक सर्वेंट हो, आप पार्टी सर्वेंट नहीं हो, आप पब्लिक सर्वेंट हो। ठीक है भैया, ये बात हुई। आखिरी में एक कंसेंसस बना कि हाँ भाई, हम आईएएस आईसीएस को कंटिन्यू करेंगे, बट हम इसका नाम आईएएस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, हम इसका नाम आईएएस कर देते हैं। ठीक है भाई, आईसीएस से हो गया आईएएस, इंपीरियल पुलिस से हो गया आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस। ठीक है, आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, और बाद में वो फॉरेन में और भी बनती हैं, जो एआईएस होती हैं, और ऑल इंडिया सर्विसेज ये रहेगी।
ठीक है। पार्ट बनता है कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्ट नंबर 14, जब कॉन्स्टिट्यूशन में डिबेट हुई ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसकी चर्चा करेंगे हम अगले वीडियोस में, अगले लेक्चर में। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं कि भाई सिविल सर्विस चाहिए तो चाहिए, क्यों चाहिए, क्या रोल है, क्या रोल है। देखो, एक तो क्या है, एक तो क्या है कि ये कंटिन्यूअस होती है, इसमें कोई ब्रेक नहीं लगता। रिटायरमेंट होगा बट ये चलता रहेगा। तो जब ये कंटिन्यूअस है तो यानी कि स्टेबिलिटी प्रदान कर रही है, स्टेबिलिटी टू गवर्नेंस। क्यों कर रही है? क्योंकि भैया पॉलिटिकल बोसिस या पॉलिटिकल सिनेरियो तो हर 5 साल में चेंज होता है एज इलेक्शन, या कोalition की सरकार आएगी या सरकार एक ही आएगी पावर लेके। बट वो हर 5 साल में चेंज तो होगी, कुछ रिजीम चेंज होगी। बट ये कंटिन्यूअस है, स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं गवर्नेंस को। कब? जब पॉलिटिकली इनस्टेबल चल रहा हो माहौल, पॉलिटिकल इनस्टेबल हो, या फिर ट्रांजिशन, सॉरी, या फिर ट्रांजिशन हो रही हो। ठीक है भैया, ये हो गया। दूसरा, गवर्नमेंट का टाइप कुछ भी हो, चाहे वो पार्लियामेंट्री है चाहे वो प्रेसिडेंशियल है, अगर वो स्कीम बनाती है तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ लोग चाहिए। तो यानी कि सम सॉर्ट ऑफ, ये तो चाहिए ही चाहिए, सम सॉर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी उसको चाहिए। सम सॉर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी हर गवर्नमेंट को चाहिए, ये नीड होती है। तो यानी कि ये चाहिए, ये बेसिस है गवर्नमेंट के, बेसिस ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है भैया, चलो भाई, ठीक बात है, बेसिस ऑफ गवर्नमेंट। अब इतनी बड़ा हमारा देश, यहाँ से शुरू होके यहाँ तक जाता है, जम्मू कश्मीर से लेके अपने इधर असम और ये नागालैंड वगैरह इधर जा रहा है, नीचे केरल, तमिलनाडु, इधर अंडमान, इधर लक्षद्वीप। जब इतना वास्ट है, इधर गुजरात, जब इतना वास्ट हमारे कंट्री है, तो यहाँ दिल्ली में बैठ के तो सारे काम नहीं हो सकते, या एक लखनऊ में बैठ के पूरी यूपी नहीं संभाल सकते। तो उनको संभालने के लिए क्या चाहिए? हमने ऑफिसर्स बना दिए, हमने स्टेट में अलग अलग जगह ऑफिसर्स भेज दिए। ठीक है भाई, ये क्या है? ये AIAS है। मोस्टली क्या होगा, अगर हम यूपी में सर्व करने के लिए भेज रहे हैं तो ज्यादातर आउटसाइडर होंगे। क्या होंगे? आउटसाइडर्स होंगे, ये उस स्टेट से बिलोंग ही नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, या उस रीजन से बिलोंग नहीं करेंगे अगर उस स्टेट के हैं तो उससे क्या होगा? उनका कोई प्रीजुडिस नहीं हो, वो किसी प्रीजुडिस से ग्रस्त नहीं होंगे। तो वो नेशनहुड की सेंस को क्या करेंगे? आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि वो इम्पार्शियल होके किसी भी क्लैश को सुलझाए। ठीक है, ये बात। दूसरी बात, जब वो प्रीजुडिस उनके पास नहीं है, वो पार्शियल नहीं है, तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज वो क्रिएट करेंगे, इंक्लूजन का भाव क्रिएट करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को एफिशिएंटली चेक करेंगे, और ग्रास रूट लेवल पे कोई प्रॉब्लम होगी उसको सोल्व कर पाएंगे विदाउट एनी बायस। ठीक है, ना पॉलिटिकल एफिलिएशन है, ना किसी तरह का कोई बायस, किसी धर्म को लेके, किसी रिलीजन को लेके, किसी कास्ट को लेके, किसी कम्युनिटी को लेके। तो वो बिल्कुल इफेक्टिवली चलेंगे। ठीक है भैया। और क्या है, जो हमारी पब्लिक एसेट्स है, जैसे फॉरेस्ट है या कोई मशीन या कोई बिल्डिंग है, उसको प्रोटेक्ट भी करते हैं वो वर्क है उनका। नेचर हो गया, उसको प्रोटेक्ट करना काम है, ड्यूटी है। इंक्लूजन, सभी कम्युनिटीज को उनको एंकरेज करना कि वो इंक्लूड हो गवर्नमेंट के अंदर, गवर्नेंस के अंदर, देश के अंदर अच्छे से इंक्लूड हो जाए, अपना वेलफेयर करें, अपनी वेलबींग को सुधार लें। तो वो सब काम कौन करता है? सिविल सर्विस करती है। क्योंकि ये रिफ्लेक्शन किसकी है? गवर्नमेंट की। रिफ्लेक्शन किसकी है? गवर्नेंस की। किस पे? ग्रास रूट लेवल। ठीक है, देखो आगे देख, मैं लिख के लाया हूँ डिटेलिंग में, बाकी डिटेलिंग आपको अच्छे से नोट्स में मिलेगी। सबसे पहले हमने बात करी स्टेबलाइजिंग फोर्स। किसकी बात करी? स्टेबलाइजिंग फोर्स की बात कर ली। फिर हमने बोला किसी भी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के बेस होते हैं। अच्छा, सोशल चेंज के इंस्ट्रूमेंट है, क्यों है? क्योंकि वो स्कीम्स और पॉलिसीज को एक्चुअलाइज कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, सोसाइटी का मॉडर्नाइजेशन भी कर रहे हैं और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कर रहे हैं अपने रीजन का, जिसमें वो अपॉइंट है, जिसमें भी वो अपॉइंट है। एग्जाम्पल लेते हैं BN युगांतर का। वो एक ऑफिशियल हुए हैं, उन्होंने ₹2 पर केजी राइस स्कीम को लॉन्च किया था, पायनियर किया था। ठीक है,
इफिशिएंट पब्लिक सर्विस डिलीवरी देंगे वनरेबल्स को, ताकि उनकी वेलबींग एनहेंस हो सके, ताकि क्या हो सके, उनकी वेलबींग एनहेंस हो सके। अच्छा, असिस्ट भी करते हैं पॉलिटिकल हेड्स को इन पॉलिसी मेकिंग। जैसे एग्जांपल के तौर पे कौन, कैबिनेट सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ये सभी क्या है, असिस्ट ही तो कर रहे हैं। या अलग अलग मिनिस्ट्रीज में होते हैं जो टॉप लेवल ऑफिशियल होते हैं वो। नेशनहुड की सेंस, इससे क्या होगा, एथनिक कम्युनल रीजनल क्लैश विदाउट एनी प्रेजुडिस सॉल्व होगा। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, रेगुलेटरी आउटसेट क्या होगा, अगर एक कॉमन सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस आपके पास नहीं है, तो सभी राज्य अपने हिसाब से हेल्थ चलाएंगे, अपने हिसाब से एजुकेशन चलाएंगे, अपने हिसाब से डिफेंस चलाएंगे, अपने हिसाब से चलाएंगे, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं हो। तो रेगुलेटरी ओवरसाइट करेंगे ताकि वो यूनिफॉर्म हो जाए। क्या हो जाए वो, जो की सेक्टर्स हैं वो क्या हो जाए, यूनिफॉर्म हो जाए। क्या हो जाए, यूनिफॉर्म हो जाए। अच्छा, अब अगर आपके पास ग्राउंड लेवल पे कोई ऑफिशियल नहीं है, तो इक्विटेबल एक्सेस संभव नहीं है। पहले जमींदार होते थे, अपने पास रखते थे सारी जमीनें, पीजेंट्स को क्या मिलता था, कुछ नहीं मिलता था। तो इनका काम होगा कि ये इंश्योर करें इक्विटेबल एक्सेस। उससे क्या होगा, इंक्लूजन फॉर ऑल, वेलबींग सभी की सही रहेगी। अच्छा, पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाएं ताकि वो किसी धर्म के खिलाफ ना हो, किसी जाति के खिलाफ ना हो, और एक हारमोनियस सोसाइटी बनी रहे। इससे क्या होगा, इंडिया डेवलप होगा, इंडिया एज अ कंट्री डेवलप होगा। ठीक है, इंडिया का डेवलपमेंट होगा एज अ कंट्री, एज अ सोसाइटी। अच्छा, पब्लिक एसेट्स को सेफ गार्ड करना, ये बात की थी। एक एग्जांपल ले लेते हैं, संजीव चतुर्वेदी सर, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर थे। इन्होंने अपने टाइम पे एक एफआईआर फाइल की थी अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर फॉर, जो कि इलीगल ट्री कट कर रहे थे और होग डियर की पोचिंग कर। ठीक है, इतनी सी बात थी आज के लेक्चर के लिए। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, एंगेजिंग लगा हो। हमने आज क्या जाना, कि हमने सिविल सर्विस को कंटिन्यू किया। उसमें हमने 3 व्यू देखे, नेहरू जी का व्यू, नेहरू जी मतलब जवाहरलाल नेहरू जी, अंबेडकर सर का व्यू, और सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ठीक है, तीनों व्यू हमने देखे कि नेहरू जी क्यों खिलाफ थे, पटेल सर और अंबेडकर सर क्यों पक्ष में थे, और हमने बाद में कंटिन्यू किया एज ए कंसेंसस बना के कि हाँ, हमें जरूरत है। फिर हमने देखा कि सिविल सर्विस क्यों जरूरी है, रोल क्या है इसका डेमोक्रेसी के अंदर, हमने ये पॉइंट्स देखे। मैंने इनकी एक अच्छी सी साफ सुथरी पीडीएफ बनाई है, नोट्स बनाए हैं, वो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाइए, डाउनलोड कीजिए, उसको पढ़िए, आपको मेमोराइज हो जाएगा, बहुत इजीली। कुछ समझ में नहीं आता है, मैं आपको दूंगा, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। अगले वीडियो में जब भी आऊंगा, जल्दी आऊंगा, क्योंकि कंटिन्यू करेंगे, छोड़ेंगे नहीं बीच में। नेक्स्ट डे शायद कल ही नेक्स्ट वीडियो बनेगी, तो अपलोड करूंगा। आपका उसमें डाउट क्लियर करूंगा, उसमें नहीं होगा तो मैं करूंगा। आप जब भी डालेंगे आपका डाउट क्लियर किया जाएगा, जेन्युइन, बिल्कुल। ठीक है, तो तब तक के लिए अलविदा। मुझसे बने रहिए, जुड़े रहिए। मैं आपका दोस्त आयुष आपके साथ फिर हाजिर होऊंगा एक नए लेक्चर को लेके। इसी को आगे बढ़ाएंगे। इसमें हम आगे जानने वाले हैं कि हमने मेरिट्स देख ली, हमने ये देखा, आगे हम जानेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, पार्ट 14 का हमने ऊपर जिक्र किया था, हम उसको पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और लाइफ को एंजॉय करिए। जय हिंद, जय भारत।